सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। सभी को नमस्कार। आत्मवंदन। रा द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का तरीका या एक का ज्ञान। दोस्तों, इस पुस्तक के द्वारा दी गई सभी जानकारियां या संदेशों को मानना या ना मानना आपकी फ्रीडम है। आप मान सकते हैं, जान सकते हैं या इसे खारिज कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये मटेरियल पढ़ रही हूँ। दोस्तों, कल के सत्र को हमने आधा छोड़ा था, सत्र लंबा था, और हमने ये जाना था कि डॉन ये जानकर बहुत हैरान था कि हमारे लोगों ने भी यूएफओ और हथियारबंद विमान बना के रखे थे और छुपा के रखे थे 1950 में। और दूसरा, हमने ओरायन समूह के बारे में भी जाना था। चलिए अब आगे बढ़ते। अगला प्रश्न डॉन बोलता है, क्या 1973 1973 में पास्कोगोला की लैंडिंग, जिसमें चार्ली हिक्सन को यान में उठा लिया गया था, वो इसी प्रकार की लैंडिंग थी? दोस्तों, यहाँ डॉन पूछना चाहते हैं कि क्या वो भी ओरायन समूह ने किया था? तो रा आंसर देते हैं। रा का उत्तर है, जिस लैंडिंग के बारे में आप बोल रहे हैं उसे आप अनियमित लैंडिंग कह सकते हैं। ये ना तो ओरायन से प्रभावित था और ना ही विचार रूप से हमारे लोगों के, बल्कि आपके ग्रह के कंपन के जैसी किसी और तीसरी घनत्वता के ग्रह से आए थे, जिन्होंने पूरी मासूमियत में क्वारंटाइन के माध्यम से आकर यहाँ एक अनियमित लैंडिंग कर ली थी। दोस्तों, रा ये बताना चाह रहे हैं कि ना तो ये ओरायन थे, ना ये हम थे यानी रा थे। ये एक और तीसरी घनत्व, थर्ड डायमेंशन के प्लैनेट के लोग आए थे जो एक मासूमियत में क्वारंटाइन पार गए। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, क्वारंटाइन तो महासंघ की अनुमति के बिना नहीं पार की जा सकती। तो रा इनको बताते हैं कि हाँ, जो भी कोई बाहर से आता है उससे प्रश्न किया जाता है कि आप क्रिएटर की सर्विस के लिए हैं या नहीं। उन पर क्रिएटर की लव और लाइट डाली जाती है और फिर उत्तर मिलता है। अगर वो उत्तर हाँ है, तभी उन्हें क्वारंटीन पास करने की इजाजत दी जाती है। अगला प्रश्न डॉन पूछते हैं, जब वे चार्ली हिक्सन को ले गए तो उन्होंने उसके साथ क्या किया? रा बोलते हैं, उन्होंने उस इकाई के जीवन अनुभव का उपयोग उस अनुभव को जानने के लिए किया जिससे आप युद्ध कहते हैं। राये कहते हैं, क्योंकि चार्ली अभी अपने आर्मी में एक हीरो था, उसके तरीके और उसका युद्ध कौशल सबको बहुत पसंद आता था। तो इसलिए उससे युद्ध की कलाएं और युद्ध क्यों होता है, आप आपस में क्यों लड़ते हैं, यही सब अनुभव सीखना था, इसलिए उन्होंने उसको उठाया। आगे डॉन बोलते हैं, उन्होंने उनका उपयोग कैसे किया? रॉब उत्तर देते हैं, अनुभव का उपयोग सीखना है। आप विचार करिए, एक व्यक्ति के समूह पर जो कि एक फिल्म देख रहा है, वो एक कहानी का अनुभव करते हैं और नायक की भावनाओं, धारणाओं और अनुभवों की पहचान करते हैं। ठीक इसी प्रकार वो भी अनुभव ले रहे हैं। तो राय यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी लोग आए थे वो उसके अनुभव को सुन रहे
थे और उनको वो एक हीरो की तरह बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। वो उसकी कहानी, उसकी भावनाएं, उसके साहस के बारे में जान रहे हैं। वो भी सब टेलीपैथी के द्वारा। डॉन अगला प्रश्न करते हैं, क्या चार्ली हिक्सन मूल रूप से उसी समूह के थे जिन्होंने उन्हें उठाया था? रॉ बोलते हैं, नहीं, इस इकाई का उनसे कोई संबंध नहीं था जिन्होंने उनका उपयोग किया था। तो डॉन अगला प्रश्न करते हैं, क्या उन लोगों ने उसके यानी चार्ली हिक्सन के युद्ध के अनुभवों का इस्तेमाल एक के कानून के बारे में अधिक जानने के लिए किया था? तो रा बोलते हैं, हाँ, यही सही। डॉन का अगला सवाल, इकाइयां जिन्होंने उसे उठाया था, क्या इन इकाइयों की व्यवस्था सामान्य है? यानी कि क्या वो देखने में हमारी तरह है कि बजाय अलग है? रा उत्तर देते हैं, उनकी इकाइयों की व्यवस्था सामान्य है, यानी कि वो वैसे ही दिखते हैं जैसे उस ग्रह के लोगों को होना चाहिए। असमानता बताने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हर ग्रह के लोग अलग ही होते हैं, जो उस ग्रह के हिसाब से सामान्य ही होता है। जब हमने आप लोगों के बीच आने का मिशन चुना था, तब हमें आप लोगों पर अध्ययन करने की आवश्यकता थी। यदि हम खुद के रूप के अलावा किसी और रूप में नहीं आते, तो हम रोशनी के रूप में दिखाई देते। दोस्तों, और आगे बताना चाहते हैं, हर ग्रह का वासी अलग ही होता है। वो उसी ग्रह के कणों से बना हुआ होता है, तो ये सामान्य बात है कि वो थोड़े अलग दिखते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम भी तो आपके आपके बीच में आए थे। अगर हम अपना रूप लेके आते तो आप सब हमें एक रोशनी के रूप में देखते, इसलिए हम अपना रूप नहीं लाते, आपके जैसा, बिल्कुल आपके जैसा ही रूप लेके आए थे। डॉन अगला प्रश्न पूछते हैं, जिन्होंने चार्ली को उठाया था, वो कहाँ से आए थे? उनकी गहनता क्या थी? और आप जवाब देते हैं, जिनमें आप रुचि दिखा रहे हैं वो काफी उच्च स्तर के तीसरे घनत्वता वाले इकाई थे। हम आपको ये समझा दें कि इन इकाइयों ने चार्ली का उपयोग नहीं किया था, बल्कि वो चार्ली को उसके यहाँ पैदा होने से पहले किए गए सेवा के संकल्प को याद दिलाने आए। यानी कि उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया था क्योंकि चार्ली की स्वयं की ऐसी इच्छा थी। दोस्तों, ये जो लोग जिन्होंने चार्ली को उठाया था, ये सभी इनकारनेशन के बारे में जानते हैं, इसलिए उनको पता था कि चार्ली किसी दूसरे प्लैनेट से इस प्लैनेट पे आया है और चार्ली ने सेवा का संकल्प लिया था जन्म के पहले। वो उसको वही याद दिलाने आए थे कि तुम तो अभी युद्ध में हो, तुम तो लोगों की हत्या कर रहे हो और तुमने क्या संकल्प लिया। अगला प्रश्न डॉन बोलते हैं, जिन्होंने चार्ली को उठाया था, उन इकाइयों का घर या मूल स्थान क्या था? और जवाब देते हैं, ये इकाइयां सीरियस गैलेक्सी की है। दोस्तों, थोड़ा बहुत पता है कि सीरियस की गैलेक्सी के लोग तो थोड़े बहुत हमारे जैसे ही दिखते हैं। हाँ, थोड़ा सा उनमें फर्क होता है, शायद नाक उनकी थोड़ी छोटी होती है, कान छोटे होते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, मैं आपको बताती हूँ। अगला प्रश्न डॉन पूछते हैं, सबसे चौंकाने वाली जानकारी जो आपने मुझे दी, जिस पर मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, वो ये है कि संयुक्त राज्य के पास 573 573 विमान है, जैसा कि आप वर्णन करते हैं। हमारी सरकार में कितने लोग जानते हैं कि हमारे पास ये है? यूनाइटेड स्टेट्स प्रतिनिधि मंडल के कुल कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, जिनमें विमान चलाने वाले भी शामिल हैं? तो दोस्तों, अभी तक डॉन हैरान है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिसको अभी जो जानकारी मिली है हथियारों के बारे में, विमानों के बारे में, क्या उत्तर देती है। आपके लोगों की संख्या अलग अलग है, क्योंकि इस विशेष समय स्थान के बंधन में संवाद करने की आवश्यकता होती है ताकि वो संख्या बढ़ सके। ये बोल रहे हैं कि जब आपस में बात करेंगे इस बारे में, कानून के बारे में या हथियारों के बारे में, तभी तो संख्या बढ़ेगी। आगे वो बोलते हैं, अनुमानित संख्या 1500 है। और दोस्तों, ये संख्या उस समय है जब हम 1981 की 1981 की बात कर रहे हैं। ये केवल अनुमानित है, क्योंकि आपके माया के समय स्थान निरंतरा में वर्तमान समय में ये संख्या लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोग इसके बारे में जान रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 12 जून को डॉक्टर स्टीवन ने एक पब्लिक डिस्क्लोजर किया, उसके उसके थ्रू बहुत सारे अनगिनत लोगों को अब इसके बारे में पता चल चुका है। अगला प्रश्न डॉन, इन विमानों का निर्माण कहाँ हुआ था? डॉ उत्तर देते हैं,
इन विमानों को एक एक करके दो स्थानों में बनाया गया था। ये आपके रेगिस्तान या शुष्क यानी बिल्कुल ठंडी जगह या निर्जन जगहों पर है, जिसे न्यू मैक्सिको और मैक्सिको कहते हैं। दोनों ही जगह जमीन के नीचे बनी हुई है। डॉन का अगला सवाल, क्या आप कह रहे हैं कि वाकई संयुक्त राज्य ने मैक्सिको में इसे बनाने के कारखाने लगाए हैं? दोस्तों, डॉन का मानना था कि इन दोनों राज्यों के बीच में एक दीवार है, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनमें मिलके कोई काम किया। उत्तर देते हैं, मैंने ऐसा ही कहा। क्या हम इस समय बता सकते हैं कि इस प्रकार की जानकारी काफी तुच्छ या कम महत्व की है और एक के कानून के अध्ययन की तुलना में इसका कोई खास परिणाम भी नहीं है। हालांकि हम इस घटनाओं को ध्यान से देखते हैं, इस उम्मीद में कि आपके लोगों की कटाई शांति से हो सके। दोस्तों, रागे बोलना चाहते हैं कि हाँ, ये सब जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी जिज्ञासा, आपको इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है, ताकि आराम से हम अपने 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन की एसेंशियल में जा सके। तो हम अगला सवाल करते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन सवालों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये विशेष जानकारी मेरे लिए इतनी चौंकाने वाली है कि मुझे आप पर भी विश्वास नहीं हो रहा। इस बिंदु तक मैं आपके हर बातों से सहमत था। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और ये संभव भी नहीं लगता कि ये रहस्य 27 साल तक छुपा भी रह सकता है और हम इन विमानों को चला रहे हैं। दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिन विमानों को देख के यूएफओ कहते हैं, क्या ये हमारे ही विमान हैं? आगे, मैं अपने रवैये के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस बारे में बहुत ईमानदार रहूंगा। ये मेरे लिए अविश्वसनीय है कि हम इन विमानों को बनाने के लिए संयुक्त राज्य के बाहर मैक्सिको में एक कारखाना चलाएंगे। शायद मैं गलत हूँ। क्या यह विमान भौतिक रूप से हमारे लोगों द्वारा बनाए गए हैं? क्या मैं इनमें से एक में जा सकता हूँ और सवारी भी कर सकता हूँ? क्या ये सही है? तो राव उत्तर देते हैं, नहीं, ये गलत है। आप इससे सवारी नहीं कर सकते। संयुक्त राज्य में, जैसा कि आप अपने देश को बुलाते हैं, उसे एक प्रकार की हथियार के रूप में बनाया। डॉन आगे पूछते हैं, फिर इसमें कोई बैठता भी नहीं होगा, या मैं कहूँ कि इसमें कोई पायलट भी नहीं होगा? राव उत्तर देते हैं, ये सही है दोस्तों, ये पायलटलेस विमान है। आगे डॉन पूछते हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है, यानी उन्हें कैसे चलाया जाता है? राव उत्तर देते, वे कंप्यूटर द्वारा रिमोट का इस्तेमाल करके नियंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, हमने अभी कुछ साल पहले ही ड्रोन को देखा है, समझा है। अब आप सोचिए, ये ड्रोन 1950 में भी थे, जो हमें कुछ भी नहीं पता। अगला प्रश्न, डॉन, हमारे ये कारखाने मैक्सिको में ही क्यों है? रॉ बोलते हैं, इसके लिए दो चीजें आवश्यक थी, यानी पहला, जमीन का सूखा और दूसरा, आबादी के लगभग ना के बराबर होना। इसलिए आपकी तथाकथित सरकार और आपके पड़ोसी पड़ोसी देश की सरकार ने जमीन के अंदर इसकी व्यवस्था की थी। जिन सरकारी अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की, उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी भूमि किस उपयोग के लिए रखी है, बल्कि उन्हें ये सोचा कि ये तो एक सरकारी अनुसंधान है और जिसे जैविक युद्ध के बारे में शोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल्स वहाँ काम करते थे, उनको यही समझाया गया कि ये तो एक जैविक युद्ध यानी वायरस बैक्टीरिया से बनाए गए हथियारों के लिए है, शोध के लिए है, और उन्हें पता भी नहीं चला और यहाँ क्राफ्ट भी बनाया गया। अगला प्रश्न डाल करते हैं, क्या ये उस प्रकार का विमान है जिसमें डेल फ्राई को ले जाया गया था? तो डेल फ्राई भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई थी और वो काफी कुछ मुफ्त में दुनिया को देना चाहते थे। रा इसका जवाब देते हैं, वो जिसे डेनियल के नाम से जाना जाता था, उनको ध्यान की अवस्था में सोच के माध्यम से महासन के द्वारा अपने विचार रूप विमान पर लिया था। महासन में राग में है, ताकि उस इकाई को वो जानकारियां दी जा सके और हम देख सकें कि इस प्रकार के संपर्क द्वारा कैसे आपके लोगों की सहायता की जा सकती है, आपके माया के कमियों के पीछे छिपी अनंत बुद्धिमानिता को खोज सकती है, यानी कि कैसे आप अपना संपर्क अनंत बुद्धिमान से कर सकते हैं।
हैं। हाँ, डेनियल को ले गए थे, लेकिन वो अवस्था में था और हम सोच के रूप में उसको लेके गए थे। हम उसको कुछ जानकारियां देके ये देखना चाहते थे क्या ये तरीका सही है, उनको जानकारियां देना, ताकि वो जानकारियां आप लोगों तक पहुंच पाए और आप 0 पॉइंट एनर्जी से जुड़ पाए और इस माया जाल से बाहर निकल पाए। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्या हम में से किसी के लिए संभव होगा कि हम महासंघ से किसी प्रकार से सीधे सीधे संपर्क करें? इसका उत्तर देते हैं, उन लोगों की विकृतियों को देखते हुए जिनसे हमने पहले संपर्क किया था, इस अनुभव के कारण हमने धीरे धीरे पीछे हटने का फैसला किया और सीधे विचारों के माध्यम से संपर्क किया। मन से मन के संचार में कम से कम विकृति होती है, इसलिए आपको हमारे विमानों पर ले जाने के अनुरोध को हम नहीं मानना चाहते। आपकी वर्तमान व्यवस्था ही सबसे अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, यहाँ राह कहना चाहती हैं कि हम पहले आए थे, आपके जैसे ही हूबहू या सिमिलर हमने रूप भी धरा था, पर हमें अलग समझा गया था। हमारा उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ और हमें वापस आना पड़ा। इसीलिए हमने ये विचारों के माध्यम से संपर्क करना ही सही समझा, भले ही चैनलिंग हो, टेलीपैथी हो, थॉट प्रोसेस। और वो बोलते हैं कि हम आपका अनुरोध नहीं स्वीकार कर सकते, हम आपको अपने नामों में नहीं ले जाएंगे, यही ठीक है। थॉट के थ्रू बात करें। डॉन अगला प्रश्न करते हैं, जिस विमान के बारे में आप बता रहे हैं, जिसे संयुक्त राज्य सरकार चला रही है, उसके बारे में मैंने आपसे इतने सवाल किए हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम इसे पुस्तक में शामिल करते हैं तो इससे कई समस्याएं पैदा होंगी। ये ऐसा है जिसे मैं पूरी तरह से किताब से बाहर करने का विचार कर रहा हूँ, या मुझे इसके बारे में आपसे काफी विस्तार में पूछताछ करनी होगी। इस क्षेत्र के सवाल भी मुश्किल है, लेकिन मैं शायद इसके बारे में कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा, भले ही इसे किताब में शामिल करने की संभावना न हो। दोस्तों, डॉन ये बोलते हैं, चिंता होगी, उन्होंने जितने भी सवाल किए हैं शायद ये सवाल खुफिया हो सकते हैं जिनको सुरक्षित रखा गया है। तो अगर ये इसको छापते हैं इस पुस्तक में, तो उनसे काफी सवाल किया जा सकता है कि ये आपको जानकारी कहाँ से मिली। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम इसे इस किताब से निकालते हैं। और फिर वो ये भी एक प्रश्न करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, इन यानों का व्यास कितना है जिसे संयुक्त राज्य, आगे का प्रश्न सुनाई नहीं दिया, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, और उत्तर है हमारे पास। रॉ कहते हैं, मेरा सुझाव है कि इस सत्र का ये अंतिम सवाल होगा। आगे के सत्रों में जैसा आप उचित समझे बोल सकते हैं, हम उत्तर देंगे। हम आपको केवल अपने स्वयं के विवेक द्वारा निर्देशित होने के लिए कहें। फिर रॉ जवाब देते हैं कि कई तरह के मॉडल को देखते हुए इनका अनुमानित व्यास 23 फीट 23 फीट का है, जैसे कि आप इसे नापते हैं। क्या हम इस समय पूछ सकते हैं कि इस सत्र को समाप्त करने से पहले आपके पास कोई आवश्यक छोटा सवाल है? क्योंकि रा अब ये सत्र खत्म करना चाहते हैं, उनको कालरा की चिंता हो। तो डॉन कहते हैं, क्या ऐसा कुछ है जिसे हम कार्ला की स्थिति को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कर सकते हैं? क्योंकि कार्ला काफी देर से ध्यान में थी और लेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था डॉन को कि वो परेशान ना हो जाए, थक ना जाए, इसलिए डॉन ने पूछा। रात जवाब देती, कार्ला अच्छी तरह से संतुलित है। कार्ला की रीढ़ की व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया जा सकता है जिससे वो सीधी हो जाए। उपयोग किए गए प्रतीकों के रखने की जगह और व्यवस्था की सावधानी पूर्वक निगरानी करना भी जारी रखें। ये विशेष क्षेत्र में धूपदानी थोड़ी तिरछी है और इसलिए कार्ला को थोड़ी असुविधा का अनुभव हुआ। दोस्तों, आप जानते ही हैं, पहले सत्र में हमने देखा था, हमने पढ़ा था या सुना था कि कुछ सामग्री कार्ला के आसपास रखी थी ताकि वहां की एनर्जी बढ़ती रहे, कार्ला की एनर्जी बढ़ती रहे। उसी में से एक धूपदानी भी थी जो रात के हिसाब से थोड़ी सी तिरछी। डॉन बोलते हैं, धूपदानी के कोण में गड़बड़ी है या थोड़े पीछे खिसक गई है? डॉ बोलते हैं, ये एकदम सीध में ना होकर लगभग 3 डिग्री खिसक गया है। डॉ ठीक है। डॉ आगे बोलते हैं, हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होकर आगे बढ़े। आदमी विरुद्धों से आगे। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप सब गोल्डन लाइट एरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
आप तक सारी जानकारी नई जानकारी एक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.